मीडिया के सामने, जी पूरे दुनिया के सामने। जी। अगर मैं उस टाइम पे हाजिर होता तो मैं उस आदमी को गोली से उड़ा देता। सही बात, दर्द होता है, ऐसी बात है, दिल में दर्द होता है। क्या आपने क्या दर्द सहा है, हम समझ सकते हैं। और अगर वो 1 महीना जिंदा रह जाएंगे तो मैं उस जितनी मेरी संपत्ति है मैं उनको दान कर दूंगा। सही बात। ये तो एक जज ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है, उस पर बाई डेट, बाई रैंक, बाई यूनिट, डेट ऑफ डेथ तमाम अंकित है। तो मैं सबसे पहली बात करना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग वर्ल्ड वॉर की देश की सेवा, सराहनीय सेवा की। अच्छा। ये उसके नंबर 2 जो मेडल है, इसको बोलते हैं पश्चिमी स्टार। पश्चिमी स्टार, हाँ, ये उसके लिए डिक्लेयर होता है जब किसी देश से युद्ध शुरू हो जाता है जी। युद्ध तो तमाम सीमाओं पे लड़ते हैं जी, लेकिन सबसे घमासान युद्ध कहाँ हुआ, तो ये है पश्चिमी स्टार, क्योंकि सबसे घमासान युद्ध पश्चिम में हुआ जी। उसके बाद ये है संग्राम मेडल। गांधी जी ने हमारे साथ दोपहर का खाना लिया। हम कुछ दिन लगातार वहीं रहे और बाद में हमें आदेश मिला कि शिमला समझौते में ये तय हुआ है कि जहां इनके युद्ध होते थे, शाम को बिगुल बचा और युद्ध बंद, अपना बम लोड करो, पेट्रोल लोड करो, रिपेयर करो। तो 28 साल सेवा, देश की सेवा की है जी। और मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान 71 युद्ध लड़ने का मौका मिला जम्मू कश्मीर। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव सैदपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। और आपको आज बताऊंगा सैदपुर गांव के बारे में। सैदपुर गांव के बारे में आपने काफी सुना होगा। इस गांव को अगर आप तीर्थ भी बोलें तो ये कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये गांव तीर्थ से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आने वाली इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये इस गांव के अभी वर्तमान प्रधान जी हैं। प्रधान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए और गांव के बारे में बताइए। गांव जी आर्मी के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक गांव है। अच्छा। और काफी लोग यहाँ के आर्मी में शहीद हुए हैं। शहीदों का गाँव कहा जाता है इसको। जी। अच्छा। और हमारे 1971 वार के जो हीरो हैं जी, सूबेदार स्वरूप सिंह जी, वो अभी हैं। अच्छा, उनसे मिलवाएंगे आपको। अच्छा, उनको नॉलेज है? हाँ जी। रविंद्र जी, आप बताइए। हाँ, शहीदों के बारे में देखो, ये गांव जाना जाता है, ये तो पूरा भारत जानता है, विदेश भी जानता है बिल्कुल कि ये शहीदों का गांव है। कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा जिसमें यहाँ का कोई वीर शहीद ना हुआ हो। कारगिल युद्ध में शहीद हुए श्री सुरेंद्र सिंह जी, जिनका वहाँ स्टैचू बना हुआ है, चलेंगे वहाँ भी आपको दिखलाएंगे। शहीद स्मारक भी आपको दिखलाएंगे। और फौजी स्वरूप सिंह से मिलवाते हैं, उनको इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जी। आपका परिचय सर? हाँ, मैं आर्मी से रिटायर राकेश कुमार सिरोही। अच्छा। तो ज्यादातर हमारे गांव के फौजी हैं और फौजियों के नाम से ही हमारा गांव जाना जाता है जी। कैसा लगता है सर? बहुत इज्जत है इस गांव की पूरे दुनिया में। हाँ, इसी वजह से ये गांव जाना जाता है कि फौजियों का गांव है। कहीं भी पूछ लो पड़ोस में या दूर दूर तक भी सही बात पूछोगे आप तो यही बताएंगे भाई फौजियों का गांव है जी। हमारे गांव में इंटर कॉलेज है तो वो भी मिलिट्री हीरोज मेमोरियल, फौजियों की याद में। सही बात है। वो सब चीजें हैं और बड़ा गर्व होता है इस चीज का कि हम सैदपुर जैसे गाँव में रहते हैं या पैदा हुए। अच्छा सर, हमें ये बताइए, लगन कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, कुछ पता है थोड़ा? हाँ, ये तो इतना ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, के हिसाब से स्वरूप हाँ जी, वो बता पाएंगे। चलिए स्वरूप जी के पास चलते हैं, चलिए। देख लो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं रिटायर फौजी स्वरूप जी के यहाँ। ये उनका मकान है। राम राम जी। और अंकल जी कैसे हो? बैठिए। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर इस गांव के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सूबेदार स्वरूप सिंह है जी। मैं इस गांव का वासी हूं। अच्छा। और मैंने 28 साल सेवा, देश की सेवा की है जी। और मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान 71 युद्ध लड़ने का मौका मिला जम्मू कश्मीर। अच्छा। तो मैं पहले उस युद्ध के बारे में पता करूंगा जी। वो युद्ध इतना घमासान था उस सेक्टर में जी कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 3 दिसंबर 71 को हमला किया। अच्छा।
तो हम सही आकलन नहीं कर पाए थे। हो जाती हैं गलतियां कि दुश्मन कितना है, किस तरह का है। तो हमारा एक ब्रिगेड था उस सेक्टर में और दुश्मन का एक डिवीजन था जो तूफान डिवीजन पैटर्न टैंक से लैस था। वो आपको चालू रहो, पैटर्न टैंक से लैस था जी। मैं अब पैटर्न टैंक की बात करता हूँ। पैटर्न टैंक उस टाइम में अकेला हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत टैंक गिना जाता था। अच्छा। तो वो इसलिए अपने घमंड में, अपने विश्वास में थे कि तुम्हारे पास तो पैटर्न टैंक है। हमारे पास छोटा टैंक होता था रूस का दिया हुआ T-54 जी। तो उन्होंने गलती की, मैं तो ये कहूंगा, हमारे ऊपर हमला किया। हमें कुछ समस्या बनी, हमें पहले अटैक में कुछ पीछे हटना पड़ा जी। हम पीछे हटे, हमें आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश मिला कि इस तरह से जान बचा लीजिए। हम तुरुती हाई ग्राउंड पे। तो 3, 4 और 5 तारीख को हमें क्रू मिले। हमारे उस अटैक में 27 सैनिक शहीद हुए और 9 टैंक बर्बाद हुए जी। उसके बाद में हमें नए टैंक मिले, नए क्रू मिले और हमें 5 तारीख की शाम को फिर आदेश मिला कि कल आप फिर अटैक करेंगे और आपको एयर अटैक मिलेगा। कारण पहले नुकसान का ये था कि हमें एयर अटैक नहीं मिला था जी। सुबह फर्स्ट लाइट के ऊपर हमारे हवाई जहाजों ने हमला शुरू किया जी। पीछे से दुश्मन पुल तोड़ चुका था। ये कहाँ की बात है सर? ये छम्ब जौड़िया, जम्मू कश्मीर। हाँ, दुश्मन पुल तोड़ चुका था। अभी हमें पिछले 12 दिसंबर को भी बुलाया था, विजय दिवस मनाया था 71 का। तो वो पुल आज भी टूटा लटका है। अच्छा। तो हम लोग फिर सीधे तवी नदी से पार हुए और हमने फिर अटैक किया जी। अटैक करके पहले दिन ही हमने उनका सबसे पहला पड़ता देवा, उनका मिलिट्री एरिया भी है, हमने उसको कब्जा किया जी 6 तारीख को। पहले दिन के युद्ध होते थे। शाम को बिगुल बचा और युद्ध बंद। अपना बम लोड करो, पेट्रोल लोड करो, रिपेयर करो। तो 7 तारीख को फिर हमने हमला किया। तो वो इतना हताश हो चुका था कि जैसे मधुमक्खी उड़ती है नहीं छत्ते से, हाँ जी हाँ जी, कोई किधर जी। उनको अपना भी होश नहीं था कि हम किधर भागे जी। तो हम आगे बढ़े, उनके बीच के टैंकों से गुजरे तो टैंक स्टार्ट, फुली बम लोड और टैंक खाली। वो जान बचाकर क्रू भाग गए और टैंक छोड़ के चले गए जी। तो 19 तारीख को सीज फायर हुआ। 19 तारीख को उनका पड़ता है देवा, उनका पड़ता है सकराना जी, तहसील है उनकी। तो सकराना पे हमारा कब्जा था, जो छम्ब जौड़ियों से तकरीबन 90 किलोमीटर अंदर पड़ता है जी। तो बाद में सीज फायर हुआ, शिमला समझौता हुआ। ये तो सरकारों के फैसले हैं, क्या फैसले लेती हैं। हमें तो अपना काम करना चाहिए बात। हाँ, तो हमसे वहां पे फिर मिलने तकरीबन 2 हफ्ते के बाद में जी श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे जनरल मानिक शाह मिलने गए। इंदिरा गांधी जी ने हमारे साथ दोपहर का खाना लिया जी। हम कुछ दिन लगातार वहीं रहे और बाद में हमें आदेश मिला कि शिमला समझौते में ये तय हुआ है कि जहां अटैक लाइन थी हमारी सेना वहीं जाएंगी। हम लोग फिर जम्मू आ गए। उसके बाद में हमने उन टैंकों को खींच के तकरीबन 100 और उससे ज्यादा टैंक T-59 पैटर्न आर्टिलरी की गने जम्मू लाके एक नुमाइश लगाई जिसका नाम हमने पैटर्न नगर ही रखा। इतनी मीडिया नहीं होती थी, जो लोग गए, राजनेता गए, उन्होंने देख के हमारी बड़ी सराहना की जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा जो आपके यहाँ ये मेडल लगे हुए हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? जो हमारे युवा देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी। ये सबसे पहला मेडल है जी, ये सराहनीय सेवा के लिए है। अच्छा जी, जी जान से देश की सेवा, सराहनीय सेवा की। अच्छा। ये उसके नंबर 2 जो मेडल है इसको बोलते हैं पश्चिमी स्टार। हाँ, ये उसके लिए डिक्लेयर होता है जब किसी देश से युद्ध शुरू हो जाता है जी। युद्ध तो
तमाम सीमाओं पे लड़ते हैं जी। लेकिन सबसे घमासान युद्ध कहाँ हुआ? तो ये है पश्चिमी स्टार, क्योंकि सबसे घमासान युद्ध पश्चिम में हुआ जी। उसके बाद ये है संग्राम मेडल जी, जिसके हम भुगत भोगी रहे और राष्ट्र ने हमें इस लायक समझा और इससे सम्मानित किया जी। ये लॉन्ग सर्विस मेडल है जी, एग्जाम्पलरी सर्विस और लंबे टाइम सेवा की, सेना की सेवा की। जी। ये भी जम्मू कश्मीर के लिए होता है। अच्छा। हाँ, जो फील्ड को काटते हैं, हाई एल्टी बोलते हैं, जिसे लेह लद्दाख ग्लेशियर सियाचिन जी, ये उसके लिए दिया जाता है जी। और ये स्वतंत्रता के लिए जो हमारी सबसे पहली 25वीं वर्षगांठ बनी जी, राष्ट्र ने उसके लिए दिया। अच्छा। और ये सेनाध्यक्ष कमांडेशन कार्ड, अच्छा, इसको सेनाध्यक्ष प्रेजेंट करते हैं जी, अच्छे कामों के लिए, वीरता के लिए। तो ये सेनाध्यक्ष रॉड्रिक्स ने हमें सम्मानित किया। अच्छा सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप इतने सम्मानित हैं, कभी ऐसा हुआ कोई बॉलीवुड से डायरेक्टर आया हो, आपके ऊपर फिल्म की बनाने की बात हुई हो, या ऐसा आज तक नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पीछे एक टीम आई थी जी कि साहब हम आपकी एक सीरियल लेंगे। जी जी। तो मैंने उनको बैठाया, सवाल किया भाई किस बारे में आप चाहते हैं। सही बात है। तो एक अंबुजा सीमेंट कंपनी है जी जी जी, कि हम उसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे अपना। अच्छा। तो मैंने कुछ हाँ की कुछ ना की। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन यहाँ पे शूट किया। वहीं जो हमारा शहीद स्मारक है उसी गली में उन्होंने अपने वो फोटोग्राफ्स वगैरह बना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया आपको? नहीं, अभी कोई उसके बाद में इंफॉर्मेशन नहीं है। वो 3 दिन की शूटिंग थी उनकी। कुछ एग्रीमेंट नहीं किया, पैसे वैसे कुछ? नहीं, उन्होंने वो रखा था। लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया। कितना टाइम हो गया अभी आया उनका? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया उसको। नहीं सर, एक बात बताइए, जब वो आ रहे थे, वो ऐड कर रहे थे, तो आपको लेना चाहिए था। वो तो ऐड कंपनी है अंबुजा सीमेंट, तो वो तो आपके नाम से कमाई कर रहे हैं, उनका तो बिजनेस है, आपको लेना चाहिए। ठीक है, नहीं चलो भाई देखो, अगर कोई वैसी बात हो तो लेके भले ही अपने गांव के विकास में लगाते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि वो क्या है ना, अंबुजा सीमेंट में ये है वो है फलाना है ढिमका है। हाँ, वो मजबूती, सैनिक की मजबूती दिखाते हैं उसमें। दिखाई मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं? सीमेंट सैनिक जितना मजबूत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो अलग बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई वेब सीरीज का डायरेक्टर या बॉलीवुड का डायरेक्टर देख रहा हो तो मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा, इनके ऊपर फिल्म बनाए, वेब सीरीज बनाए। ठीक है जी, असली हीरो ये हैं देश के। देखो लिखा है ना, वार हीरो। ठीक है, दुनिया भर के युद्ध लड़े हैं और हमारे देश को ऐसे वीरों की जरूरत है। ठीक है सर, अब आते हैं सर गांव के ऊपर। ये गांव में मतलब आपका गांव शहीदों का गांव से सम्मानित है। अभी तक कितने शहीद हो गए, एक आंकड़ा है कोई? ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। ये गांव देश के कोने कोने में सेना और शहीदों के नाम से जाना जाता है जी। हम लोग भी भारत के हर कोने में रहे हैं जी। इवन लंका में भी मैं रहा हूं। तो जहां भी गांव का जिक्र आता है सिर्फ इसी नाम से आता है कि भाई शहीदों का गांव और सैनिकों का गांव। तो एक हमारा शहीद मेमोरियल है। इस गांव ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है उस पर बाई डेट, बाई रैंक, बाई यूनिट, डेट ऑफ डेथ तमाम अंकित है। तो मैं सबसे पहली बात करना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग वर्ल्ड वॉर की 1914 से 1919 तक युद्ध चला। हमारे गांव के हमारे बुजुर्गों ने, उन बुजुर्ग सैनिकों ने 155 आदमी ने हिस्सा लिया। जो इतिहास है पाकिस्तान के युद्ध में या चाइना? नहीं, वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड, हाँ जी। तो 155 आदमी ने हिस्सा लिया जी। वो इतिहास में अंकित है जी। जिसमें से 29 आदमी शहीद हुए जी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 155 में से 29 आदमी ने कुर्बानी देना क्या मायने रखता है। सही बात, या कितनी हिम्मत की होगी। ये गांव तीर्थ से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात जी। फिर इंदिरा गांधी वाला किस्सा बताइए, सुना है हमने कलश लेके आई थी। हाँ, इंदिरा गांधी सन 65 में प्रधानमंत्री थी जी। तो पहले डेड बॉडियां नहीं आती थी। तो मेरे अंकल थे कैप्टन सुखबीर सिंह जी,
वो शहीद हो गए थे। उनकी मैंने एक गाना सुना है, एक एड भी देखा है। जी जी। मैं दुल्हन बनी पिया की थी, एक रात मिलन की बाकी थी। जी। तो हमारी आंटी हैं, आज भी हैं जी। उनकी उसी दिन शादी होकर आई थी। उससे पहले घर में टेलीग्राम रखा हुआ था आके। तो हमारी दादी जी ने उनको टेलीग्राम दिया, भाई एक ये चिट्ठी आई है। उन्होंने पढ़ा, पूछा कहां से चिट्ठी है, क्या चिट्ठी है। तो वो सहम गए, उन्होंने खुल के नहीं बताया। तो उस टेलीग्राम में था, लीव कैंसिल, रिजॉइन फॉर ड्यूटी। देश के हालात खराब हो चुके हैं, छुट्टी कैंसिल की जाती है, आप तुरंत आ जाइए। तो अगले दिन अपनी धीरे से तैयारी की, ना चाची को बताया ना परिवार को बताया, और अपना बिस्तर लेके निकल गई। लेफ्टिनेंट थे जी। तो वो घायल हो चुके थे। मैं भी उसी यूनिट से हूं, लेकिन मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था। जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, वो घायल हो चुके थे। जनरल वैद्या उस टाइम पे सीओ होते थे यूनिट के, जो उसके बाद में सेना अध्यक्ष बने। तो शाम को जनरल वैद्या, दिन के युद्ध थे, घूमते हुए आए जीप लेके। तो स्क्वाड्रन कमांडर थे रेखी। उन्होंने कही कि साहब मैं कल किसको लड़ाऊंगा, मेरे तो क्रू ही पूरे नहीं है, इतना नुकसान हो चुका था। तो सुखबीर सिंह एक काले कंबल पे लेटे थे और उनकी बाजू से खून बह के कंबल से नीचे आ रहा था। तो जनरल साहब ने कही, कह रहे है कोई ऐसा बहादुर माई का लाल जो कल इस ट्रुप को लड़ा सके। एक ट्रुप में कमांडर पूरे नहीं हो रहे हैं जी। तो उन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया, वो कंबल पे खुद खड़े हो गए और जनरल साहब से ये कही, नो नीड साहब, ठीक है आप फिक्र मत करिए, इस ट्रुप को कल भी मैं लड़ाऊंगा। अगले दिन वो युद्ध में गए और इतना तगड़ा अटैक था कि वो शहीद हो गए जी। तो उस टाइम पे डेड बॉडियां नहीं आती थी। ये तो माननीय मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री रहे, उनकी बहुत अच्छी सोच रही। अरे कम से कम लास्ट स्टेज पे परिवार, समाज अपने लाल को देख सकता। सही बात। उसके बाद में इंदिरा गांधी उनके अस्थि कलश लेके चाची जी के पास खुद आई अक्टूबर 65 में जी। और उनको जो फिर फॉर्मेलिटी होती है, मैं तो फॉर्मेलिटी कहूंगा, उनको एक कोठी दी गई, अभी वहीं पर सेटिल है, मेरठ में है। ट्यूबवेल का प्रचलन नहीं था, खेती के लिए बड़े जिम्मेदार थे ये लोग, तो उनके लिए ट्यूबवेल लगा के दिया। अच्छा सर, एक बात मेरे जहन में आई, कुछ लोग जो मतलब नेता भी बोल सकते हैं और एंटी पार्टी भी बोल सकते हैं, राजनीति करते हैं वो भी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं फौजी पैसे कमाने के लिए फौज में जाता है। आपने सुना होगा, ऐसा होता है ना? खूब सुना है, खूब सुना। हमें आप ये बताइए, मरने के लिए कोई जाएगा? उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं बोला हूं। जी जी। अरे तुम वॉर की लड़ाई की तो बात छोड़िए, तुम जनवरी के महीने में ग्लेशियर और सियाचिन में एक महीना काट के दिखा दीजिए, बोलने वालों को मैं बोलता हूं। हाँ सही बात। और अगर वो एक महीना जिंदा रह जाएंगे तो मैं उस जितनी मेरी संपत्ति है मैं उनको दान कर दूंगा। सही बात। ये तो एक जज्बा है अपने देश के लिए। अरे पेंशन है, पे है। ये चंद्रशेखर आजाद को किसने पेंशन दी? सरदार भगत सिंह को किसने पेंशन दी? सही बात। ये तो एक जज्बा है जी। तो ये मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसे सोच है तो भी इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ऐसा मत बोलिए। अच्छा, मैंने एक अखबार में पढ़ा, मैं बोल के रहूंगा। हाँ बोलो, आपको मैंने एक अखबार में पढ़ा, सीतापुर का शायद मामला था। जी जी। उनके पति शहीद हो गए, अंतिम संस्कार हुआ, किसी समस्या को, बच्चों के एडमिशन या किसी को लेके उनकी विडो जो है एक नेताजी के पास गई। तो नेताजी ने बिल्कुल दूर से देखते ही ये कह दिया, टेढ़ी नाड़ करके, कि अरे आपको कल 15 लाख रुपए मिल तो गए, और क्या चाहिए। मैं ये विश्वास से कहता हूं, मीडिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने, अगर मैं उस टाइम पे हाजिर होता तो मैं उस आदमी को गोली से उड़ा देता। सही बात, दर्द होता है, ऐसी बात है, दिल में दर्द होता है। क्या आपने क्या दर्द सहा है हम समझ सकते हैं जी। रोइए मत सर। मैंने अखबार में पढ़ा जी,
मतलब ये 2 फीट की जुबान है ना, इससे कुछ भी बोलते हैं, समझते नहीं। मैं उनको, अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना नेताजी, मैं कहना चाहूंगा अपने बेटे को भेज के देखे वहां और तब बताना। और 15 लाख रुपए इनसे ले जाए सैदपुर वालों से, अपने बेटे को हाँ, अपने खो के। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा जी गलत बात ना करें, ठीक है ना। चलिए सर, अब आते हैं सैदपुर के ऊपर, युवाओं के ऊपर। ये मतलब जो चस्का है एक मतलब देश के प्रति, ये कहां से स्टार्ट हुआ वो बात करते हैं। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत मेरी तो 74 एज है जी जी जी। तो हम भी उसी इतिहास को देख के वहां रुक जाते हैं, पढ़ते हैं। जी जी जी। तो हमारे तो मैं तो ये कहूंगा पीढ़ी और दर पीढ़ी एक ये चला आया है, और इसमें ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह के, क्योंकि मैं भी कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। सही बात है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस गांव की, इस क्षेत्र की मिट्टी में कोई ना कोई कसस है देश के प्रति। सही बात। जो बच्चा मैच्योर्ड होते ही और सोचने लगता है कि मैं देश सेवा करूंगा। अच्छा 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 सर, मतलब 10वीं 12वीं करके सब रेस लगाते हैं। हाँ। सबसे पहले और किसी चीज की तैयारी नहीं करते, आर्मी करते हैं। हाँ, आर्मी की तैयारी करते हैं। वैसे गांव में हर कैडर का आदमी है। सही बात। आज भी है, IAS भी है, IPS भी है, और हर कैडर का आदमी है। लेकिन ज्यादातर आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के लोग हैं। अब सर बात करते हैं बिरादरी की। इस गांव की जो आप है, मतलब आपकी बिरादरी क्या है? मैं जाट बिरादरी से हूँ। गोत्र की अगर बात करें तो? मैं सिरोही गोत्र से हूँ। ये गांव कितना बड़ा है, वोट बैंक क्या है, और इसमें बहुमूल्य बिरादरी कौन सी है? बहुमूल्य हमारे साथ सभी बिरादरी हैं गांव में। अच्छा। हाँ, और बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, सही बात है, बड़े उससे रहते हैं। अप्रोक्सीमेट तो सही हमारे प्रधान जी हैं, ये बताएंगे कि जनसंख्या कितनी है, वोट कितने हैं। कितनी वोट है? 7,000। अच्छा अच्छा। और इसमें कितने, मतलब जाटों की कितनी है, ऐसे करके मतलब परसेंटेज में अगर बात करें तो 70% जाट है, और मतलब 30% में अदर जाट बाहुल्य गाँव माना जाता है, सिरोही गोत्र का। अब बात करते हैं नशे पत्ती के ऊपर। आपके टाइम तो नहीं था, अभी इस गांव का क्या हाल है? ये आपने बहुत बुरा हाल है सर। बढ़िया सवाल किया जी। मैं तो जहां भी किसी पंचायत में, किसी समाज के बैठक में जाता हूं, मेरा तो सबसे पहला यही पॉइंट रहता है, अरे भाई पीछे वालों को बचा लीजिए, जैसा भी हो सकता है रात दिन मेहनत करिए, इनके पीछे लगिए, सिक्योरिटी लीजिए। आज इस मामले में मैं तो कहता हूं हमारा गांव बहुत पीछे है, पूरा क्षेत्र ही बहुत पीछे है। जो आज ये नशे की लत है, ये परिवारों को खत्म कर दिया है इस लत ने। मैं कहने से नहीं चूकूंगा। मेरे गांव में कितनी मिसालें हैं जिन्होंने सैकड़ों बीघे जमीन बेच के शराब पी। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। युवा पीढ़ी में क्या है सर लत, में बताऊंगा ये क्या एजेंडा है। और मैं तो मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप घूमते फिरते हैं, आप बड़ी नॉलेज रखते हैं, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो आप हमें भी बता दीजिए कि साहब ऐसा करिए। नशेड़ियों का सबसे बढ़िया इलाज मैं बताऊं आपको, मैंने बहुत लोगों को बताया पर करते नहीं है। ये सोचते हैं ना, छोड़ो यार हमारा थोड़ा है, हमारा थोड़ा। जब अपना बिगड़ता है ना, जब पता चलता है। हाँ, दुख अपने से होता है। कोई दारूबाज है, ठीक है, मैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, ग्राम ये जो प्रधान देख रहे हैं, प्रधान का काम होता है, गांव का पहला आदमी होता है, उसको एक कमेटी बनानी चाहिए। जितने बेवड़े हैं ना, 2 काम होते हैं सर जो नशेड़ियों के साथ, या तो उसको घर वाले पीटते हैं या फिर लास्ट में मार देते हैं, या वो खुद ही मर जाता है, खुद उस स्टेज पर आ जाता है। तो मैंने इसका एक संशोधन निकाला है, नशा मुक्ति केंद्र। कुछ लोग ये बोलते हैं वहां से निकल के आता है फिर भी पीता है, ऐसा नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में 1 साल रखिए किसी को भी, और ये जिम्मेदारी प्रधान जी को होनी चाहिए। 4-5 कमेटी के सदस्य हो, वो 5-6 हजार रुपए महीना के लेते हैं, मानते हैं, लेकिन अगर अपने गांव को बचाना है, 10-20 चले गए ना 2-4 साल में, तो फिर लोगों में खौफ हो जाएगा, तो दारू पिएगा तो उठ के तू नशा मुक्ति में जाएगा। और नशा मुक्ति मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि वहां वो पीने नहीं देते उनको, ठीक है। तो मेरी नजरिए से तो ये अच्छी बात है, ठीक है जी, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है धीरे धीरे, जैसे आपने बताया आपके गांव में ऐसे लोग भी हैं जो 100 बीघे की दारू पी गए। 100 बीघे की दारू थोड़ा पी गए, वो दारू तो ज्यादा से ज्यादा आदमी 10 लाख की सारी उम्र में नहीं पी सकता। ये क्या गड़बड़ होती है, दारू पी के सुबह से शाम तक सो जाना,
टाइम की कदर नहीं होती, उसमें जाता है मामला, नुकसान हो जाता है, उसमें होता है। काम करना नहीं, हाँ बस यही होता है। शाम की उतरी सुबह पी लो, सुबह की उतरी शाम को पी लो, उतार चढ़ाव में रहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं। मैं पसर में 4-5 बजे रेडी होकर अपने काम पे निकल जाता हूँ। मंदिर में आपको 5 बजे भीड़ नहीं मिलेगी। सुबह ही ठेके पे, खुलने का टाइम 9 बजे है, सुबह ही पसर में 5 बजे भीड़ लग जाती है। और ये ज्यादातर गाँव के हालात हैं। ऐसा है या नहीं? जी जी जी, हाँ वो तो मैं मतलब सबकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, ओवरऑल है। ठीक है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर का आदमी है क्या 3 बीबियां? हाँ यार चलो तो कट कर देगा तो मेरा हाथ चल नहीं। अरे बताइए, सरकार ने इस गांव की मदद की है, जैसे कॉलेज वगैरह या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई खास मदद नहीं की है। हमारा मिलिट्री हीरोज मेमोरियल है जी, जो भी उसमें कुछ किया है वो गांव ने किया है। उसमें ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है ताकि हमारे बच्चे जल्दी से तैयार होकर सेना में जा सकें। सही बात। तो हमारे जो बच्चे सेना में चले गए हैं जी जी, तो उनकी रिपोर्ट है, वो मिलते हैं, आके बताते हैं कि साहब हम जो यहाँ से ट्रेंड होके गए आपके सुपरविजन में, तो हमारे इंस्ट्रक्टर और टॉप सीनियर ऑफिसर ये बोले, अरे यार आप तो ऑलरेडी सैनिक हैं। सही बात है। अच्छा सर, एक बात मेरे ध्यान आ रही है नशे के ऊपर। एक गांव है, हमने उसकी वीडियो बनाई थी, देवन के पार एक गांव पड़ता है गुर्जरों का, मीरगपुर। वो ऐसा गांव है औरंगजेब के जमाने से, उसमें ना तो कोई बीड़ी पीता है, ना कोई दारू पीता है, ना कोई गंठा खाता है, प्याज खाता है, मूलिया खाता है। वो देखो कैसा मैनेजमेंट है आज भी उस गांव का। मांस मट्टी कुछ नहीं। गांव की तरक्की देखी, मेरा वीडियो देखना आप। गांव की तरक्की है, एक एक घर में 2-2 ट्रैक्टर हैं, मतलब IPS IAS सब कुछ है। सर बेच भी नहीं सकता कोई, दुकान पे भी नहीं बेच सकता, बीड़ी गुटखा कुछ नहीं बेच सकता, बैन है। तो ऐसे गांव होने चाहिए हमारे देश में अगर तरक्की करनी है। ठीक है सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं आपको बड़ा धन्यवाद जी।